लोकतंत्र की यही हकीकत है। खादी में हर शख्स यहां सिर्फ सेवक है। बर्दाश्त नहीं होगी नाइंसाफी अब, और जनता के अब यही तेवर हैं। किसी ने सही ही कहा था, सिंहासन छोड़ो, देखो जनता आती है। इतिहास भी कुछ यही गवाही देता है। जिसने जनता से धोखा किया, जनता ने उसे कतई नहीं बख्शा। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा जनता की बारी आने वाली है। फिर कई दावे ठोके जाएंगे, फिर कई वादे किए जाएंगे और फिर से जनता के सामने हाथ फैलाए जाएंगे। अब कौन सा वादा सच होगा, कौन सा झूठा, वक्त सब बता देता है। जिया न्यूज ऐसे ही दावों और वादों की फेहरिस्त आज आपके सामने रखेगा, जो महाराष्ट्र के तख्त पर बैठे सियासतदानों की कमजोरियों को साफ दर्शाता है। ये ऐसी फेहरिस्त जिसमें न केवल करोड़ों का नुकसान हुआ, बल्कि वक्त इस कदर जाया हुआ कि विकास को भी अपनी धीमी चाल पर शर्म आ गई। मेट्रो से लेकर मोनोरेल तक, राजस्व से लेकर मनमानी टैक्स तक अधूरे रह गए वादे, खोखले निकले तमाम दावे। कटघरे में कार्यकाल, सोते रह गए सीएम साहब। जी हां, एक तरफ सीएम साहब सोते रहे तो दूसरी तरफ कार्यकाल धीरे धीरे कटघरे में फंसता चला गया। जिया न्यूज आज महाराष्ट्र सरकार की वो नाकामियां गिनवाएगा जिसने न केवल सरकार के राजस्व पर वार किया, बल्कि जनता को भी सरेआम धोखा दिया है। जो काम 1 साल में होना था वो 5 साल में भी पूरा नहीं हुआ। जो काम करोड़ों में होना था उसका हिसाब अरबों में बैठा है। जिया न्यूज आज उन तमाम वादों और दावों को आपके सामने रखेगा जो सालों बाद महज फरेब बनकर ही रह गए। वक्त चुनाव का है, लिहाजा इस फहरिस्त को समझना और इससे सीख लेना महाराष्ट्र के हर बाशिंदे के लिए बेहद जरूरी है। आज जिया न्यूज न केवल आपको इस फहरिस्त से रूबरू कराएगा, बल्कि इसी फहरिस्त की पूरी पड़ताल करने के लिए हमारे साथ कई विद्वान, कई बुद्धिमान और कई नेतागण स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ समाज सेवी शबनम खान जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश पेडनेकर जी, राजनीतिक विश्लेषक सुखवीर सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन साहब और शिवसेना नेता रविंद्र वैदकर जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास पेशकश, सोते रहे सीएम साहब, कटघरे में आ गया कार्यकाल। जी हाँ, अभी आपने देखा एक मुख्यमंत्री, एक चीफ मिनिस्टर के कारनामों के कुछ फहरिस्त की चर्चा जो हम आगे करेंगे उसका कुछ पार्श्व दिखाया। हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे प्रदेश की जो एक राष्ट्र भारत में महाराष्ट्र के नाम से स्थापित है। एक राष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र, उसकी आज चर्चा कर रहे हैं। उसके एक ऐसे मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं जो चर्चा के दौरान खामखा वह याद आ जाती है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जो मशहूर थे मौनी बाबा के रूप में। आज बड़े दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ हम इस नतीजे पर पहुंचने को मजबूर हैं कि हमारे महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कुंभकर्णी नींद वाले मुख्यमंत्री के रूप में कुख्यात हो रहे हैं। एक ऐसी नींद जो जिनके खर्राटे वहां की विकास की फाइलें तक लेने लगी। नतीजा यह हो गया कि महाराष्ट्र में विकास के कार्यों पर एक बड़ा सा पूर्ण विराम लग गया। ऐसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब को आगाह करने की जरूरत है, उनको सचेत करने की जरूरत है कि क्योंकि आज स्थिति यह हो गई है कि पूरे के पूरे महाराष्ट्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र एक लघु राज्य बन के रह जाए। यह दोहराना ही होगा कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पूरे देश की आर्थिक राजधानी है। उस मुंबई के खस्ता हाल पर भी आज हमारी जिया न्यूज़ की मुंबई ब्यूरो की पूरी टीम आपको रूबरू कराएगी कि उसकी नज़ारे क्या है। आज हम चर्चा के लिए इसी विषय पर मजबूर हुए हैं, चूंकि
हमें कभी कभी पीड़ा होती है कि हम वहाँ के निवासी हैं और उस महाराष्ट्र को जो एक गर्व पूरे देश के लिए एक गौरव का स्थान रखता है, आज उसके अस्तित्व पर सवालिया निशान लगने जा रहे हैं। हमारे सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ पेडनेकर साहब मौजूद हैं। सतीश पेडनेकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और महाराष्ट्र की राजनीति, वहाँ के जनजीवन, मुंबई के गली गली से अच्छी तरह परिचित है। पेडनेकर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र एक अपना इतिहास रहा हुआ है और यह शायद पूरे संसार में एक अकेला नमूना है कि एक राष्ट्र के अंदर एक महाराष्ट्र का अस्तित्व कायम है। एक राष्ट्र में एक महाराष्ट्र। आज उसकी राजधानी मुंबई की जो हालत है आपसे छुपी हुई नहीं है, अभी हम दिखलाया और आगे भी दिखलाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो वर्तमान सरकार, जो कांग्रेस नेतृत्व की वह सरकार है, जहां मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी है, जिन्हें दिल्ली से बड़े उत्साह के साथ, विश्वास के साथ केंद्रीय नेतृत्व ने मुंबई भेजा था, वो जाकर के महाराष्ट्र का कायाकल्प कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि वो फाइलों के अंबार के बीच उनका स्वयं का चेहरा खो गया। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उनको तो बहुत मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जी। क्योंकि हर तरफ घोटालों की चर्चा थी कांग्रेस के। तो आला कमान को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जिसकी छवि साफ सुथरी हो, और इतने सारे नेताओं में उन्हें जो है वो पृथ्वीराज चौहान ही एकमात्र ऐसे नेता मिले जिनकी छवि साफ सुथरी थी, जिनके ऊपर घोटालों का कोई आरोप नहीं था। जी। पर ये उनकी एकमात्र योग्यता थी। उन्होंने कभी जमीनी स्तर की राजनीति नहीं की पृथ्वीराज चौहान ने, तो उन्हें इसलिए पता नहीं था कि किस तरह से राज्य का शासन चलाना पड़ता है। और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में तो क्या, मैं बीच में थोड़ा टुकड़ा जो है, तो क्या ये पूरे महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र वासियों के साथ एक दगाबाजी नहीं हुई? बिल्कुल थी। जी। लेकिन ये है कि अब आपके पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त हो, तो आप जो मिल गया उसे आपने बना दिया। उसकी प्रशासनिक क्षमता पर विश्वास नहीं किया गया, उसकी प्रशासनिक क्षमता के बारे में जांचा परखा। देखिए, मैं एक आपको उदाहरण दूं, अगर पृथ्वीराज चौहान पर अगर कोई एक भ्रष्टाचार का आरोप है तो एक LIG का फ्लैट उन्होंने लिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। वो हम चर्चा कर रहे हैं, पर ऐसा कोई घोटाला, उनकी क्षमता की, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बहुत बड़ी विफलता की, क्योंकि जब इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हैं तो जिम्मेदारी लेकर जाते हैं। उनके पास पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी थी, वहां पर योजनाएं लंबी थी, उन्हें क्रियान्वित करना था, लेकिन उस मोर्चे पर चौहान साहब बिल्कुल विफल रहे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों, और अगर केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा तो पूरे महाराष्ट्र प्रदेश के साथ धोखाबाजी किया। नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने क्या काम किया। महाराष्ट्र पिछड़ा हुआ प्रदेश है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा पिछड़ा है, महाराष्ट्र में विदर्भ पिछड़ा है, महाराष्ट्र में कोंकण पिछड़ा है। केवल बंबई और अगर पश्चिमी महाराष्ट्र को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के राज में, मैं आता हूं, मैं आपकी बात पर, महाराष्ट्र की आपने चर्चा की, मैं उस पर आता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार की नाकामियां की फहरिस्त बेहद लंबी है। जिया न्यूज ने पड़ताल शुरू की तो बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ कई ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी नजर में आएंगे जो महाराष्ट्र सरकार के दामन पर निकम्मेपन के दाग चस्पाता है। सवाल यहां यह भी है कि सीएम साहब जनता को आखिर जवाब दोगे तो क्या दोगे? कटघरे में आ गया कार्यकाल, सोते रह गए सीएम साहब। ये सवाल अब महाराष्ट्र सरकार के दामन पर तलवार की तरह लटक रहे हैं। मौका चुनावों का है, लिहाजा सरकार की नाकामियों ने उनकी पेशानी पर परेशानी की सलवटें बढ़ा दी हैं। जिया न्यूज की पड़ताल में जो जो तथ्य सामने आए वो सरकार के 5 साल के कार्यकाल को कटघरे में ला खड़ा करते हैं। मुंबई का नौघर फ्लाईओवर 12 करोड़ की लागत से पूरा होना था 2008 में, लेकिन अफसोस फ्लाईओवर पूरा हुआ 2010 में जाकर, यानी 2 साल बाद। यही नहीं, इसकी लागत भी तय कीमत से 8 करोड़ ज्यादा गई, यानी कुल खर्चा आया 20 करोड़ रुपए। 2009 में शुरू हुआ अमर महल जंक्शन फ्लाईओवर को अगस्त 2011 में पूरा होना था, लेकिन पूरा हुआ जून 2013 में।
धारावी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम भी तय वक्त के बाद पूरा हुआ और लागत में 3 गुना ज्यादा का खर्च आया। सांता क्रूज के मिलन सबवे का काम भी 2008 में शुरू हुआ और पूरा हुआ 2013 में। यहाँ भी खर्च 2 गुना ज्यादा आया। अब ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स में आए ज्यादा खर्च का भुगतान कौन करेगा? सरकारी कोष पर इतना ज्यादा बोझ किसकी जिम्मेदारी बनती है? आखिर सीएम साहब जनता को जवाब क्या देंगे? सवाल सिर्फ यही नहीं आकर थमते। सवाल मुंबई की ऐसी तस्वीरों को देखकर भी उठते हैं जो इस शहर की कमाई के बिल्कुल उलट नजर आती है। महाराष्ट्र का 80% राजस्व मुंबई से ही मिलता है। देश की इकोनॉमी में 6% से ज्यादा मुंबई का योगदान है। 30% आयकर की कमाई, 60% कस्टम ड्यूटी देश की मुंबई से ही आती है। देश का 40% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुंबई से ही होता है। बावजूद इसके मायानगरी से सामने आने वाली ये तस्वीरें डरा देती हैं। सवाल यही है कि मुंबई देश को आर्थिक रूप से इतनी मदद करता है तो मुंबई की ये तस्वीर क्यों नहीं बदलती? आखिर मुंबई की इतनी कमाई का हिसाब कहां जाता है? विकास के कामों में पैसे की कमी कैसे पड़ जाती है? सीएम साहब जनता को क्या जवाब दोगे? मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। शबनम जी, अभी आपने एक हमारा देखा, हमारी पड़ताल की एक रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी, किस तरह मुंबई की सारी योजनाओं, जितने महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो खटाई में पड़ गई, और या जिनको जो पूरा भविष्य समय बहुत समय के बाद, और उसमें जो कुल लागत थी वो कई गुना बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि पूरे राज्य के खजाने पर जो बोझ पड़ा, मतलब जनता के जेब पर बोझ पड़ा, ना तो वही से इसके लिए जिम्मेदारी हम निश्चित रूप से वर्तमान मुख्यमंत्री के सिर पर ला देंगे। वैसा क्या हुआ आपको मैं बता दूं कि यह वही मुंबई है जो पूरे प्रदेश के राजस्व जरूरत की 80% राशि उपलब्ध मुंबई कराता है। उसके साथ यह नाइंसाफी, इसके लिए क्या आप वर्तमान सरकार, वर्तमान मुख्यमंत्री को दोषी नहीं मानेंगी? बिल्कुल विनोद जी, ये तो वो कक्षा का अध्यापक हो गया जिसे खुद ही कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था और उसे प्रिंसिपल बना के बिठा दिया गया। उनके ऊपर कोई दाग था या नहीं, इसकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन अगर कोई अपने प्रशासन को चलाने में नाकाम रहता है, अपने राज्य को विकास करने में इस तरीके से अंधाधुंध पैसा बहाता है, 2008 का 2012 या 14 तक काम आगे खींच कर ले जाता है, किसी भी सुविधा को जनता तक लाने के लिए उस पे 2-3 करोड़ गुना ज्यादा खर्चा लेकर जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे सीएम को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और ये वहां के मुख्यमंत्री की कमी नहीं है विनोद जी, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पूरी कांग्रेस सरकार को भी इसकी जिम्मेदारी देना चाहूंगी कि आपने ऐसे फिसड्डी व्यक्ति को भेजा ही क्यों, जो जिसमें ना तो राज्य सरकार को चलाने की काबिलियत थी। आप देखते हैं, जब भी मैं उनकी तरफ देखती हूँ उनका शरीर ही मुझे शिथिल नजर आता है। आप बॉडी लैंग्वेज की, यहाँ पर हम हमेशा बात करते हैं विनोद जी, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज ही देखिए, उनके अंदर कोई मुझे ताकत ही नहीं नजर आती है। जैसे एक व्यक्ति को रबड़ स्टैम्प की तरह घुमाया जा रहा है और वो उससे जबरदस्ती काम लिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को आप इतने बड़े राज्य का शासक बना के बिठा देंगे तो फिर इस तरीके का बर्डन, जो चाहे वो पैसे से आता हो और वो सारी सुविधाएं जो पहुंचनी चाहिए थी बहुत जल्दी जनता तक, वो 5 साल तक खींच के ले गए। और इससे कांग्रेस को भी बड़ा आघात पहुंचा विनोद जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पहले ही गर्त की तरफ जा रही है, ऊपर से इस तरीके के मुख्यमंत्री जो उसे और गर्त की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री को तो 0 मार्क्स मिलने ही चाहिए, प्लस कांग्रेस को भी 0 मार्क्स देने चाहिए जिन्होंने ऐसे व्यक्ति को वहां बैठाने का काम किया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री अब हमारे साथ कांग्रेस के ही निजामुद्दीन राइन साहब मुंबई से जुड़े हुए हैं। हम सीधे उनसे ही पूछ लेते हैं कि राइन साहब, अभी आपने देखा कि पूरी के पूरे राज्य के पिछड़ेपन का जो विकास की जो योजनाएं थी उनके समय पर क्रियान्वित नहीं होने का, और जो लागत में लगातार वृद्धि होती चलेगी, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री चौहान साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी के सिर थोपी जा रही है। इस विषय में आप क्या सफाई देना चाहेंगे? हाँ, लगता है हमारी आवाज़ उनके सब बदल रही है। चलिए अभी हम आपके पास ही चलते हैं शबनम जी। अब स्थिति जैसा कि सतीश जी ने कहा कि वो बहुत ही
प्रशासनिक योग्यता से लैस चौहान साहब एक ईमानदार व्यक्ति थे, ये ठीक है। तो मैं आपसे इस बात से इत्तेफाक रखूंगा कि ऐसे व्यक्ति को फिर आप इतने महत्वपूर्ण राष्ट्र की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का हो, उन्हें सर्वोदय आश्रम में उनका इंचार्ज बना के भेज दीजिए, बिल्कुल, अगर वैसे करना है। तो ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि यह जो सरकार अभी वहां चल रही है और अभी चुनाव आने वाले हैं, जाहिर है कि वहां की जनता उनसे हिसाब मांगेगी, तो फिर हिसाब देंगे तो क्या देंगे? विनोद जी, यहाँ भी उनको जनता 0 ही नंबर देकर और उस जगह बिठा देगी जिस तरह से आप कांग्रेस का हाल देख रहे हैं सब जगह पर। यहाँ पर आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री, आपके ऊपर तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब किसी ऐसे व्यक्ति को हटाकर जो प्रशासनिक तरीकों में भी कहीं फेल था और उसके ऊपर एक आदर्श घोटाले के भी दाग आ रहे थे, वैसे व्यक्ति को हटाकर अगर आपको लाया जाता है तो आपको अपनी पार्टी को भी मजबूत करने का काम करना है। आपके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप पार्टी को भी मजबूत करें और जिस इतनी बड़ी कुर्सी पर आप बैठे हैं उन सब चीजों को भी आप इस तरीके से मजबूती से काम करें जो आपकी पार्टी का नाम भी बने और राज्य को भी ऊपरी तरफ ले जाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री, मैंने अभी आपको बॉडी लैंग्वेज की भी बात करी, मैं उन्हें कहीं भी किसी कार्यक्रम में भी देखती हूँ, मुझे तो वो शिथिल से नजर आते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती कह रहे हो कि चलिए आपको ये करना है, चलिए आपसे ये करवाया जाएगा। इस तरीके के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का, और अभी तो कांग्रेस को समझ आ जानी चाहिए थी कि किसी चतुर चालाक चोरी में नहीं, चतुर चालाक कामों में जो आपके विकास को आगे बढ़ा सके, जो आपकी नीतियों को आगे ले जा सके, इस तरीके के व्यक्ति की जरूरत है। तो पृथ्वीराज चौहान जी, अगर आज आपके कहने से, आपके जीएन न्यूज के माध्यम से विनोद जी, आप हमेशा इस तरीके के बड़े बड़े इश्यूज उठाते हैं, मैं आपको भी हमेशा सलाम करती हूँ इन सब चीजों के लिए कि आप और हमारे शायद सुनने में छोटे दिखते हैं उन लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़े मुद्दे हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस तरह से नकारात्मक रवैया लेकर राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आज भी अगर आपके बात से संज्ञान लेते हुए वो कुछ अपने अंदर परिवर्तन लाएं, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए और राज्य की जनता के लिए बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, अपने ऊपर कुछ परिवर्तन लाते हैं अगर मुफ्ती चौहान, तो वो राज्य की जनता के लिए भी अच्छी बात होगी। अब हमारे साथ मुंबई में शिवसेना के नेता रविंद्र वायकर जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, अब मैं सीधे आपके पास आता हूं। अभी आपने पूरी चर्चा सुनी, जिस तरह से महाराष्ट्र प्रदेश पीछे हो गया है। महाराष्ट्र, जो कि मैंने अभी याद दिलाया लोगों को, एक राष्ट्र में एक प्रदेश महाराष्ट्र, उस पर पूरे भारत को गर्व था और हम गौरव करते हैं। लेकिन आज वर्तमान सरकार के नेतृत्व में राज्य की स्थिति यह हो गई है कि हम उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहता हूं कि हाल के दिनों में जिस प्रकार के विकास की जितनी योजनाएं थी, उसके लागत में वृद्धि हुई, जैसे हमारे मुंबई के जीएन न्यूज की टीम ने पूरी पड़ताल की है और यह साबित कर दिया, दिखा दिया कि कई गुना ज्यादा, अरबों रुपये का ज्यादा खर्च वहां के खजाने पर पड़ा है, सिर्फ अकर्मण्यता के कारण, मुख्यमंत्री चौहान और सरकार, उनकी सरकार की अकर्मण्यता के कारण। आज मुंबई शहर की हालत आप ज्यादा जानते हैं, क्या हालत हो गई। वह मुंबई जो पूरे देश को अपनी ओर जो है आकृष्ट करती थी हर समस्या के समाधान के लिए, और आज भी उसे देश की आर्थिक राजधानी के रूप में उसकी पहचान है। ऐसे में क्या आप यह बताने की कोशिश करेंगे कि इस स्थिति के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी आखिर किसके सिर मढ़ी जानी चाहिए? जिस मुख्यमंत्री को जी मुंबई के प्रश्न के बारे में कुछ मालूम नहीं है, जिस मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र के प्रश्न के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ऐसे नाकाम, जिसके पास दूरदृष्टि नहीं है, जिसको खुद की समझ है कि नहीं वो भी मालूम नहीं, उन्होंने तो कांग्रेस की नैया तो डुबाई दी है। पहली बात ये है। दूसरा, लोगों का जो काम करने का था वो काम करने कभी उसने हाथ में लिया ही नहीं। जिस मुंबई का सोने का धुआं आता था, आज मुंबई के अंदर उसने तो बकाल बना दिया है। कामयाब नहीं हो गए विधानसभा के अंदर, वो कभी बैठते भी नहीं है, बैठते तो आधे तो सोते रहते हैं, यानी काम ही नहीं करने वाले मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया है और उसके लिए महाराष्ट्र पिछाड़ी पे गए है। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं। उसके अंदर गृह निर्माण का प्रश्न हो, चाहे एजुकेशन का प्रश्न हो, रोड का प्रश्न हो, स्वच्छता का प्रश्न हो, ट्रांसपोर्ट का प्रश्न हो, सब में कामयाबी उनके कोसों दूर रह गई। मैं एक बात बता दूंगा, जो मुंबई के अंदर माननीय शिवसेना प्रमुख के माध्यम से हमने रीडेवलपमेंट की थी,
एसआरए उसको कहते, एसआरए की स्कीम जी, जी, थी, उसके अंदर से निर्णय लेना चाहिए था। जो निर्णय 95 के घरों को पात्र करना, व्यक्ति को नहीं, वो निर्णय लेने को उनको 3 साल लगा। उसके बाद वो कहते हैं कि 2000 के घरों को हम लोग प्रोटेक्ट कर देंगे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस है, सुप्रीम कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आ सकता है तो उसको ये बोलते कि 2000 के घरों को हम प्रोटेक्ट करेंगे, यानी झूठा आश्वासन लोगों को देते। ये हो गया गृह निर्माण के बारे में। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में देखो, हमारी जो जनता है 11 करोड़ की जनता, ये महाराष्ट्र की है, उसके अंदर खाली 2 लाख पुलिस है। 2 लाख पुलिस में 180 पुलिस आम पुलिस है और 1900 ऑफिसर्स है। तो 1.25 करोड़ की जनता के लिए कितना पुलिस होना चाहिए, यानी इसके लिए मुंबई का क्राइम, महाराष्ट्र का क्राइम बढ़ते ही जा रहा है। जो उनको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सुविधा देनी चाहिए, उनको सुविधा देनी चाहिए, नागरिक को सुविधा देनी चाहिए, उसके बारे में वो असफल हो गए। आरोग्य के बारे में उन्होंने राजीव गांधी योजना लाई। राजीव गांधी योजना के अंदर 1.5 लाख जिसका उत्पन्न, 1 लाख जिसका उत्पन्न होगा उनके लिए 1.5 लाख की सुविधा दी जाएगी। मगर एक घरों में 2 जन को बीमारी हो गई तो उसको नहीं मिली, एक ही को मिलेगी। फिर बीमारी जो भी होगी, बीमारी के अंदर हम लोग हॉस्पिटल में गए तो स्टेबल करने का होगा तो खुद का पैसा लगाओ स्टेबल करने के लिए, बाद में वो 1.5 लाख का खर्चा करेंगे। तो ऐसी अनेक त्रुटियां होने वाली योजना इन्होंने लाई कि जिसका फायदा आम पब्लिक को मिला नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जाएंगे, हम लोग ने देखा कि मुंबई को, आपको मालूम है, इतने वाहन आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं है। जिन्होंने मेट्रो किया वो भी 5 साल के बाद वो अभी आ गया। मेट्रो का सेकंड फेज था, चारकोप से, बांद्रा से लेके मानखुर्द, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका 2009 में उद्घाटन किया, अभी तक एक बीट नहीं लगी, एक पत्थर नहीं लगा है। तो ये जिन्होंने ये प्रस्ताव लाए थे, एक भी प्रस्ताव किया नहीं। कोस्टल रोड के बारे में उन्होंने कहा था कि हम लोग कोस्टल रोड बनाएंगे और उसके लिए हमारे यहाँ के आयुक्त सुबोध कुमार, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, उसके लिए फंजेबल एफएसआई का कानून निकाला। मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से 4,500 करोड़ रुपया जमा कर दिया। मगर उसने कोस्टल रोड का जब इनको प्रेजेंटेशन दिखाया गया 3 साल पहले, उसके ऊपर अभी तक उन्होंने सिग्नेचर नहीं की। फिर यही प्रस्ताव माननीय पंतप्रधान जी को, मनमोहन जी को बताया दिया, उन्होंने भी सिग्नेचर नहीं की। और अभी तक 4,500 करोड़ मुंबई महानगर पालिका के पास ऐसा ही पड़ा है और उसकी सुविधा नहीं है। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुंबई के लिए इतना जरूरी होते हुए उसके ऊपर वो भी ध्यान नहीं देती है। तो ऐसे अनेक मैं प्रश्न बता सकता हूं कि इसके अंदर कांग्रेस का एकदम डाउन लेवल पे हर मोर्चे पर, और इसका कारण है उनके मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल के सभी मिनिस्टर, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। करीबन 24 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार दागी का दाग लगाया गया है और उसके लिए कोर्ट में परमिशन चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से या अध्यक्ष से कि इनके ऊपर बाबा कोई भी हम लोग केस डाल सके, तो माननीय मुख्यमंत्री उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते। यानी दागी मंत्री को लेके, भ्रष्टाचारी मंत्री को लेके, ये खुद भ्रष्टाचारी नहीं हो गए मगर इनके अंदर जितने भी मंत्री है, 24 मंत्री जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, ऐसे मुख्यमंत्री क्या राज्य चलाएंगे? 2 दर्जन मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार। रविंद्र जी, मैं आपसे अब थोड़ा मुंबई शहर कि गंदगी और उसकी साफ सफाई और उसकी जर्जर अवस्था के विषय में जानना चाहूँगा। 60 के दशक के आरंभ में ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक फिल्म बनाई थी बंबई रात की बाहों में। उसमें उन्होंने दिखाया था कि उस समय गटर में लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, पाइपलाइन में किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। आज इतने कई दशक के बाद भी मुंबई के शहरों में आप घूम जाए, उनकी सड़कों पर घूमिए, आपको नाक पर रुमाल लेकर चलना पड़ेगा और चारों तरफ गंदगी का अंबार है। आज इतने दशक के बाद भी मुंबई शहर वहीं के वहीं है। ऐसा क्यों? आखिर वहाँ जो यह गंदगी का अंबार है और साफ सफाई के मुद्दे पर भी वहाँ की सरकार बिल्कुल निकम्मी साबित हो रही है। तो उसमें आप, चूंकि मुंबई शहर पर आपका विशेष ध्यान रहता है, आपकी पार्टी का है, आपने इस दिशा में सरकार को चिताने के लिए क्या कोई आंदोलन या कोई कार्यक्रम तैयार किया है? बहुत सारे आंदोलन मुंबई के बारे में हम लोग ने किए हैं। मुंबई के अंदर पहला तो इश्यू था टोल बंद का। महाराष्ट्र के अंदर टोल बंद का था और मुंबई के अंदर भी। मुंबई के अंदर 437 किलोमीटर का एरिया है, इसके अंदर 1934 किलोमीटर के रोड है और ये 1934 किलोमीटर के रोड मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से किए जाते हैं। मगर इनके अंदर टोल लेना, खाली आर्य कॉलोनी में टोल है,
कि जिस आर्य कॉलोनी महाराष्ट्र शासन का रोड चला 3162 एकड़ में आर्य कॉलोनी बसी है, उसके अंदर में जाने के लिए टोल लिया जाता है जी। और टोल कौन लेते हैं? उनके ही चेले, उनके ही चेलों को टोल मिलता है। 17 करोड़ रुपया जमा करते हैं, 5 करोड़ रुपए का टोल बन लेते हैं। तो इसी और वो रास्ता भी खराब है। इसके अंदर आपने जो बताया कि क्लीनिंग के बारे में, मुंबई महानगर पालिका अपना रेवेन्यू जमा करके जितना हो सके उतना कर सकती है, मगर मुंबई में रहने वाले 1 करोड़ 24 लाख के लागत के ऊपर मुंबई महानगर पालिका को जो भी सपोर्ट करना है, ये महाराष्ट्र शासन बिल्कुल करता नहीं है। उन्होंने वो सपोर्ट करना चाहिए कि वो इतनी आबादी में जनता है तो उसके लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और मुंबई महानगर पालिका अपना काम चुप माध्यम से कर रही है, मगर महाराष्ट्र शासन का उसके ऊपर कोई दायित्व नहीं करती है। मुंबई महानगर पालिका तो अपना काम करे, लेकिन चूंकि स्थानीय शासन से, सरकार से उसको पर्याप्त समर्थन सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आज भी गदगद। हुड्डा जी हमारे साथ, सुखबीर सिंह हुड्डा जी मौजूद है। अभी आपने इतनी चर्चा सुनी, हम उस महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, उस मुंबई शहर की चर्चा कर रहे हैं जो पूरे देश के लिए आकर्षण का एक केंद्र बिंदु है। लेकिन इसके बावजूद आज दुख के साथ हमें बताने की जरूरत पड़ रही है। अभी तो हालांकि शिवसेना के नेता ने बताया कि वहां पर मंत्रिमंडल में 24 को 2 दर्जन मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, और विकास के मोर्चे पर जिस तरह से नाकामयाब रही है महाराष्ट्र सरकार, वह एक चिंता के विषय है। चूंकि मैं बता दूं कि न केवल पूरा भारत देश बल्कि पूरे विश्व की नजरें महाराष्ट्र पर रहती हैं, वो एक मॉडल के रूप में है, और अगर उसे हम इस तरह से प्रस्तुत करेंगे तो इसका मतलब है कि न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत देश की छवि पर एक सवालिया निशान लग जाता है। विनोद जी देखिए, मैं आपकी 100% इस बात से सहमत हूँ कि जो महाराष्ट्र की आज जो इमेज बन गई है पिछले कम से कम 10 से 12 साल के अंदर पूरे देश के अंदर और ओवरसीज के अंदर, महाराष्ट्र कभी वो स्टेट था जिसको हम रेफर करते थे, फाइनेंशियल हब, एजुकेशन हब, इंडस्ट्रियल हब, हेल्थ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब लोग वहाँ पे स्टडी करने जाते थे। वो रोल मॉडल था दूसरी स्टेट्स के लिए। महाराष्ट्र को उस लेवल पे लाकर रखा हुआ था पुराने जो लीडर्स थे, और आज के लीडर्स ने वहां से उसको टॉप से बॉटम पे ला दिया है। महाराष्ट्र की हमारी पूरी इंडिया के अंदर कहीं एग्जिस्टेंस वाली स्ट्रगल, उस पे आगे स्ट्रगल कर रहा है। महाराष्ट्र की गिनती नहीं है, उसका रीजन, उसका ब्लेम हमारी बहन सबरम जी ने कहा कि जो ये नेता जा रखे हैं, जो ये लीडर्स हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज शो करती है। सर विनोद जी, आपको बॉडी लैंग्वेज से आपको ये नहीं लगेगा कि ये इस तरह के लोग हमारे प्रदेश को लीड कर रहे हैं, उनके पास पॉलिसीज नहीं। आप पिछले 10 साल में बताइए, उनकी यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, कोई एजुकेशन के लिए लेके, कोई नई यूनिवर्सिटी लेके आए, कोई नया कोई प्लांट लगवाया हो, कोई इंडस्ट्रियल हब लेके गए हो, कोई फॉरेन से ऐसा कुछ लेके आए हो, कोई एफडीआई लेके आए हो, कोई तो कंट्रीब्यूशन किया हो। ये मेट्रो है, मेट्रो दिल्ली स्टार्ट करने के बाद मेट्रो को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं अभी तक। तो कुल मिला के रोड जो उनको बॉम्बे के जो रोड थे उनको हम फॉलो करते थे। अब महाराष्ट्र नंबर 1 है क्राइम के अंदर, महाराष्ट्र नंबर 1 है हमारे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं उसके अंदर नंबर 1 है। घोटाले, कोई भी घोटाला स्टार्ट होता है वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। तो महाराष्ट्र का जो पहले जो ट्रेंड था, महाराष्ट्र जिसके लिए जाना जाता था, हर कोई इंसान महाराष्ट्र में जाना चाहता था, अपनी आजीविका को कमाता था कि नहीं महाराष्ट्र की तरफ मैं जाऊंगा, आज वो लोग सोचने लग गए हैं। और ये इसका सारा श्रेय ये हमारे आज के पॉलिटिशियन ले रहे हैं। इनके अंदर कोई विल पावर नहीं है, उसके ऊपर बैठे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं लेके आ रहे हैं, कोई लोगों को प्रोजेक्शन नहीं दे रहे हैं। वादा तो दूर की बात है, कम से कम अपना विजन भी नहीं दिखा रहे कि हम महाराष्ट्र के लिए ये करेंगे। इतना रेवेन्यू बॉम्बे से आ रहा है, पूरे प्रदेश का 40 से 50% बॉम्बे से आ रहा है आज के टाइम। कोई 80% रेवेन्यू बॉम्बे से आता है, वहां पे आ रहा है सर। तो विनोद जी, अब वो कि बॉम्बे में कहीं तो दिखे, कोई डेवलपमेंट तो दिखे, कोई अधिकारियों की विजिबिलिटी नहीं आने दे रहे पॉलिटिशियंस, क्योंकि उनके पॉलिटिशियंस पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लग चुके हैं कि आप हर कोई चैनल बॉम्बे के लिए एपिसोड चलाने लग गया कि बॉम्बे के अंदर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये लीडरशिप को सोचना पड़ेगा। आपके पास हुड्डा जी फिर आएंगे। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुंबई में निजामुद्दीन राइन जी जुड़ चुके हैं। राइन साहब, अब मैं सीधे आपके पास आता हूं, चूंकि आपने थोड़ा विलंब से आए, आपने पूरी चर्चा सुनी। ये पूरी चर्चा का लबोलुबाब यह उठकर सामने आया है कि आज जो महाराष्ट्र के पिछड़ेपन की स्थिति है उसके लिए और कोई नहीं, आपकी सरकार, आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और उनकी गलत नीतियां। और बड़े दुख के साथ ये भी बता दूं, दोहरा देना पड़ेगा, सब लोगों ने कहा कि उनकी जो शिथिल चाल है, जो सुस्त चाल है, उसके कारण पूरे प्रदेश की योजनाएं खटाई में पड़ गई, और जो क्रियान्वित हुई भी उनकी लागत
कई करोड़ कई जनता बढ़ जाने के कारण वो जनता के ऊपर उसका एक बोझ पड़ गया। ऐसे में अब चुनाव सिर पर हैं, आप एक बार फिर जनता जनार्दन के पास उनका समर्थन कर जाएंगे, तो आखिर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? क्योंकि अब प्रदेश की जनता आपसे पूरे 5 साल का हिसाब मांगेंगी और हिसाब और आपके खाते में फिलहाल शून्य नजर आता है आपको कुछ बताने के लिए, क्योंकि राज्य अपेक्षित विकास नहीं कर पाया आपकी गलत नीतियों के कारण, आपके शिथिलपन के कारण। फिर ऐसे में आप वोट मांगेंगे तो किस नाम पर मांगेंगे? मैं पहले आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि पहले आप मुंबई से मैं आपको शुरू करता हूं जी। मैंने इनकी बातें सुनी जो ये कह रहे हैं अभी वाइकर साहब, और दूसरों को तो मैं नहीं जानता कौन है वो जी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं जी, आज भी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के सभी राज्यों में जी, सबसे ज्यादा डेवलप्ड राज्य है। और दूसरी चीज जो मुंबई की अभी वो चर्चा कर रहे थे, मुंबई का वाइकर साहब बता रहे थे जी, तो भ्रष्टाचार मुंबई में सरकार ने नहीं किया। 20 साल से कारपोरेशन में वाइकर साहब की सत्ता है। आप वाइकर साहब से पूछिए कि सबसे पवित्र त्योहार अब कल से शुरू होने जा रहा है, परसों से गणपति जी, जी, उसमें आप सड़कों का हवाला देख लीजिए, उसका जवाबदार कौन है? चुंगियों पे लूट खसोट हो रही, उसका जवाबदार कौन है? अस्पतालों में डकैती लूट हो रही, उसका जवाबदार कौन है? तो ऐसा है कि दूसरे के ऊपर डालने से पहले अपने गिरेबान में उनको जांच कर देखना चाहिए। जहां तक लागत और काम करने का तरीका है, राज्य में ही नहीं हिंदुस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये आपके राज्य के लीडर अपोजिशन, दोनों लीडर अपोजिशन, चाहे एकनाथ खड़से जी हो चाहे विनोद तावड़े जी हो, उन्होंने मुख्यमंत्री के काम के तरीकों को एक्सेप्ट किया, एक ऑनेस्ट मुख्यमंत्री माना। और जितना डेवलपमेंट का काम महाराष्ट्र में हो रहा है हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है। और दूसरी चीज फॉरेन करेंसीज और फॉरेन कंट्री की जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं, आप गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के आप उठाकर देखिए कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस राज्य में आया है। राइन साहब यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा। हाँ नहीं, मैं आपको बीच में लोगों की बात सुनी जी, मेरी बात सुनिए आप जी, हमने उनकी पूरी बात सुनी ना। नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं आपसे। मैं इस बीच में एक सवाल आपको याद दिलाते हुए, आपने बोला विदेशी पूंजी निवेश की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, आपको मैं संशोधन करना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों में नहीं, आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर महाराष्ट्र में बहुत कम, गुजरात में कहीं ज्यादा हो गया आपकी तुलना में। इसलिए उसको जरा आंकड़ों को आप देख लीजिए, वो गलत है। से ज्यादा आया है। देखिए, आप किसी एक बड़े गुजरात से ज्यादा डेवलपमेंट, राइन साहब आप किसी एक बड़े उद्योग का नाम बता दीजिए जो पिछले मैं आपसे जी, मैं आपको सीधी चुनौती देता हूं, आप किसी एक उद्योग का नाम बता दीजिए जो पिछले 5 साल में पिछले महाराष्ट्र। चुनौती को एक्सेप्ट करता हूं। आप में अगर आप एक में दम है तो राज्य के डेवलपमेंट को कौन सा ऐसा मैं सीधा एक महाराष्ट्र ने कम राज्य में डेवलपमेंट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ राइन साहब, आप सिर्फ एक उद्योग का नाम बताइए, राज्य बता दीजिए, आप बता दीजिए, से ज्यादा डेवलपमेंट। आप मेरे सवाल का सवाल सुन लीजिए, आप किसी एक उद्योग का नाम बताइए जो पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र में बड़े उद्योग स्थापित हुए, किसी एक का नाम बताइए। नहीं है, शून्य है, आप नहीं बता सकते हैं। आप देखिए, आपको मालूम होगा कि बांधों का सबसे बड़ा काम, मैं उद्योग धंधे के, आपने उद्योग धंधे की बात, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा काम महाराष्ट्र में हुआ। उद्योग धंधे की बात कर रहा, आपने इंडस्ट्री की बात की, विदेशी पूंजी निवेश की बात की, मैं उस मुद्दे पर, कौन सा उद्योग है आप मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा उद्योग है जो महाराष्ट्र में नहीं है? मेरे सवाल के आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, सबसे अच्छा नहीं है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। मैं पूछ रहा हूँ, आप पिछले 5 वर्षों में एक बड़ा उद्योग जो स्थापित हुआ ना बताइए।
विनोद जी, अगर कांग्रेस ने ये नहीं किया होता तो ये भी हाल नहीं होता। आप मुझे काश मेरे बड़े भाई निजामुद्दीन इतनी बात समझ पाते कि अगर कोई कमी है तो उसको दूर किया जाएगा। आप जनता को ऐसा आश्वासन देना चाहिए। आपको, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपको हमें जो विनोद जी पूछ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। उत्तरदायित्व बनता है आपका इन सब चीजों का। और मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, एक उद्योग का नाम बता दो। एक छोटा सा सवाल, ये तो लेजिटिमेट चीजें हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है, अखबार में अवेलेबल है। अपने बड़े भाई से एक चीज और कहना चाहूंगी। मेरे बड़े भाई अभी कह रहे थे हत्या हुई, लूट हुई टोल नाके पे, ये भी तो आपके प्रशासनिक कमी के कारण ही हुआ। आपकी जिम्मेदारी बनती थी। मैं कहती हूँ चाहे कोई शिवसेना का दिग्गज हो, चाहे कोई एमएनएस का दिग्गज हो, आपको सबको जेल की हवा खिलानी चाहिए अगर कोई कानून तोड़ता है। मैं तो चाहे कांग्रेस ही कोई करे, चाहे कोई भाजपा ही करे, कानून व्यवस्था आपके पास है, आपके पास है भाई। आपको उसको संभालना होगा। कांग्रेस को अगर मजबूती देनी है तो कमियों पर भी आपको आकलन करना होगा। सिर्फ ये कह देने से अगर सीएम की कोई कमी है तो ठीक है, उसको संवारा जाएगा। आप सिर्फ इसी थोड़े से जुनून के कारण ही आज आप और हम कांग्रेस का ये हाल देख रहे हैं। आपको कहीं कमियां नजर आती हैं तो आप विनोद जी से तो जिरह करने लगे, लेकिन जनता से जिरह नहीं कर पाएंगे। जनता तो आपसे हर बात का जवाब मांगेगी। हम जनता हैं, हम आपसे पूछेंगे हर एक चीज। हमें सड़क में लेट क्यों हुआ, हमें आपने मेट्रो देर में क्यों दी, आपने 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ क्यों लगाए। मेरी जिम्मेदारी है आपसे पूछना और आपकी जिम्मेदारी है उसका जवाब देना। भाई हम आपको टैक्स पे करते हैं, आप हमारे टैक्स से सारी चीजें करके देते हैं। ऐसा है कि ये जो भी सरकार है जी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है कि पार्टी या सरकार जनता को जवाबदार नहीं है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्योंकि जवाबदारी के लिए ही कांग्रेस की सरकार ने वो कानून बनाए जिससे आज लोगों को मालूम है कि कहां पैसा लग रहा है और पैसा कहां जा रहा है। उसी आधार पर तो आपको बता रहे हैं निजामुद्दीन भाई, उसी आधार पर भाई सारा भ्रष्टाचार भी तो आपने ही कर लिया। निजामुद्दीन साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आप ये कह रहे हैं कि भाई ये टोल नाका पे लूट हुई है, ये हॉस्पिटल्स के अंदर लूट हुई है, बीएमसी के अंदर लूट हुई है, तो ये सरकार तो आप लोग चला रहे हैं, मिनिस्टर आपके हैं, सारे मंत्रालय आपके, हमने प्रदेश आपके हवाले किया हुआ है, प्रदेश आपके हवाले किया, तो आप इस चीज से कैसे भाग सकते हैं? ये तो जवाबदेही आपकी है, आपको ही पब्लिक को बताना पड़ेगा। हम पूछेंगे आपसे कि सरकार आपके होते हुए ये आप गुंडागर्दी के जो आपने पॉइंट्स गिना दिए, तो आप उसके ऊपर कम से कम जवाब तो दीजिए ना इस फोरम पे। और एमसीडी में भी भ्रष्टाचार हो रहा था, महानगर पालिका में आप वहां पर कहते हैं, तो आपको उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। ये आपकी जवाबदेही है। वो भी भ्रष्ट है, चाहे वो आपकी पार्टी का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, आपको जेल की हवा खिलानी चाहिए उन सबको। आप इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे। जनता आपसे जवाब मांगती है, आप बताइए प्लीज। चलिए हम राइन साहब के पास चले, राइन साहब जवाब देंगे। हाँ राइन साहब, अभी आपने सुना हमारे जो यहाँ 2 अतिथि जो विशेषज्ञ हैं, शबनम खान जी ने और हुड्डा जी ने आपसे कुछ सवाल आपके सामने रखे, उसका जवाब आप क्या देना चाहिए? देखिए, जो टोल नाकों पर जो मामला हुआ, जो केसेस बने, आज सब पर राज्य सरकार ने उन पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल रखा है और उस पर कार्रवाई हो रही है। कोई भी लीडर इस राज्य में कानून से बढ़कर नहीं है। एक छोटा सा कानून तोड़ दूं, कारपोरेशन का सवाल है, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आप किस तरीके की बात करते हैं? आप उनसे पूछने जाते हैं कि आप ये काम रोक दोगे क्या? ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, चाहे कोई सीएम हो, चाहे कोई पीएम हो, चाहे कोई अन्य नागरिक हो, आम नागरिक, अगर कानून तोड़ता है उसे जेल का रास्ता दिखाना ही चाहिए। अब मैंने तो आपको कोई कार्रवाई करते देखा नहीं। आपने कौन से बड़े नेता को, एमएनएस के नेता राज ठाकरे जी जो मर्जी बोलते रहते हैं, आपने उनको जेल क्यों नहीं भेजा अभी तक? बताइए। आप डीसीपी जाके उनसे पूछता है, आप ये काम रोक देंगे सर? आपको शायद फिर आपको जानकारी नहीं है। उनके ऊपर आज भी 12 से 14 मुकदमे। आप सुनिए, आपको अगर जानकारी नहीं है तो कानून पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, फिर आप जवाब लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। अरे आप जवाब तो सुन लीजिए। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। ऐसा है कि राज्य में ऐसा नहीं है कि राज ठाकरे के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। क्या किया, क्या कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कर पाए आप, कुछ नहीं कर पाए, पता ही नहीं कि कुछ नहीं कर पाए। मुकदमा दर्ज होता है, वो खुलेआम चुनौती देता है कानून को, घूमते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाए। आप बताइए कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ? दर्ज करा दीजिए। चुनौती नहीं देते उसको, तो संविधान और अदालत को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जो भी कानून तोड़ता है वो आज वो निकलते हैं, कल होकर फिर वही काम करते हैं। आप कुछ नहीं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप बिल्कुल विफल रहे हैं जी। वो नेशनल टीवी पे खड़े होकर बोलते हैं आज भी टोल तोड़ा है, कल भी तोड़ेंगे।
करेंगे, तोड़ूंगा हाँ, और जिससे जो उखाड़ा जा सके उखाड़ ले। शबनम उनके जी, ये शब्द होते हैं। शबनम जी मेरी बहन, मैं बताता हूँ आपको, मुख्यमंत्री जी उनको अपने ऑफिस में चाय पिलाने के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के इतनी ऑफिस में शर्म की जाकर बात पिए है। जाते हैं और मुख्यमंत्री जी उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उनको कहते हैं कि साहब जरा प्लीज यानी जरा आप दोनों साथ रिक्वेस्ट बैठ के करते हैं। सरकार चला रहे हैं। ये मैसेज आपकी सरकार दे रही है कि आप एक ऐसे आदमी के आगे जाके झुक रहे हैं, उसको अपने ऑफिस में चाय पिला रहे हैं। जी। जवाब दीजिए प्लीज, इस फॉर्म में चाय जवाब तो दीजिए। पिलाइए, लेकिन कानून तोड़ते हैं तो आप कानून का उल्लंघन करने वाले को जेल भी भेजिए ना। चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, कोई पर्सनल दुश्मनी चलिए, नहीं अब होती। जिन लोगों ने उल्लंघन किया वो जेल गए। अगर आपको जानकारी नहीं तो आप राज ठाकरे जानकारी तो यही निकाल बोल रहे लीजिए भाई। कि ये वही राज्य है जिसने बाल ठाकरे को भी जेल भेजा। आपको अगर नहीं जानकारी है, खाली चिल्लाने से जानकारी नहीं मिलती। आप आइए और राज्य सरकार राइन की साहब, जानकारियां राइन निकाल साहब, लीजिए। राइन ऐसा साहब, कौन सा कांड है राइन जिसमें साहब, उनके आप ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? राइन साहब, कब आपने बाल ठाकरे को जेल भेजा? हिम्मत हुई जाकर बगल में बैठे और वहीं पर जमानत थी उनका, जिस घर में बैठे। राज कहा ठाकरे को तो क्या भेजा उदाहरण नहीं दे रहे हैं जा आप? रहा आपसे। गलत गुमराह मत कीजिए दर्शकों को। वो तो कोर्ट में भी नहीं गए, बगल में बैठे दूसरे घर में, और वहां से उनको सब कुछ हुआ है। ये सब पूरा देश जानता है। आप क्या उदाहरण दे रहे हैं? गलत उदाहरण दे रहे हैं। Anyway, कार्रवाई किसने किया? किस सरकार ने दिखावे कार्रवाई किया? दिखावे दिखावे की दिखावे की कार्रवाई, नहीं तो किया। दिखावे की कार्रवाई हुई, सिर्फ मुझे दिखावे की कार्रवाई हुई। कोई एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हुई। पूरी सरकार साष्टांग हो गई, सरकार को लोटेंगे पर रखा। सरकार को चुनौती दी बाल ठाकरे ने, कुछ नहीं कर पाया। चलिए हम आते हैं फिर से आप शिवसेना के नेता वायकर साहब। वायकर साहब, कुछ आरोप आपको निजामुद्दीन राय साहब ने सीधे सीधे आपके ऊपर लगाए, जो आपके बीएमसी के ऊपर लगाए, क्यों नहीं करें? हालांकि कांग्रेस की आदत ही है झूठ बोल मगर जोर से बोल। इसी आदत से वो कह रहे हैं। उनको मालूम है कि महाराष्ट्र के अंदर जितने भी रोड इतने खराब है। जो कोकण के बारे, जो गणपति का त्योहार आ रहा है, आज कोकण के बारे में, कोकण में ज्यादा ये त्योहार मनाया जाता मालवा। इसके लिए कोकण में जो आने जाने वाले जो आदमी थे, 3 दिन से आज बेभरोसे में रहते हैं। ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है, उनके लिए कुछ करती नहीं है ऐसी ये सरकार। और रोड तो इतने खराब है महाराष्ट्र पीडब्ल्यूडी के कि उसके ऊपर एक गाड़ी नहीं चल सकती है। उसकी बात करो तुम। मुंबई महानगर पालिका क्या करती है सब जन को मालूम है, इसलिए 4 बार चुन के आई। अभी तक मुंबई महानगर पालिका के ऊपर शिवसेना का झंडा किसने निकाल नहीं सका? क्यों? काम करते हैं इसके लिए। और दूसरा बोलते हैं कि भ्रष्टाचार की बात, महानगर पालिका के हॉस्पिटल में एक पैसा नहीं लिया जाता है, मुफ्त में उनका दवा दारू होता है। ये गवर्नमेंट ने जो हॉस्पिटल थे, इंग्रजों ने बांधे ही हॉस्पिटल चलाते हैं, जिसके अंदर कोई जाता ही नहीं जी। और मुंबई महानगर पालिका के हॉस्पिटल में 2000 के 1500 के बेड होंगे, 500 के बेड होंगे, तो उसको 3 गुना पेशेंट उसके अंदर जाते। 4 हॉस्पिटल जो है, जीटी है, जेजे है, कामा है, सेंट जॉर्ज है, जो इंग्रजों ने बांधे ले वो हॉस्पिटल है। इनके पास है ही क्या? किया ही क्या इन लोगों ने? तो इसके लिए झूठा मत बोलो। जो करना है, अभी जनता तो हिसाब मांगेगी आपको। नाकाम सरकार, नाकाम मुख्यमंत्री और नाकाम मंत्रियों की ये कांग्रेस सरकार है। चलिए हम एक बार फिर आते हैं निजामुद्दीन राइन जी के पास। राइन जी, अभी आपने शिवसेना के नेता जो हैं रविंद्र वायकर जी, उनका स्पष्टीकरण आप पूछो। एक तरह से उन्होंने आप पर और आपके मुख्यमंत्री पर फिर से आरोप लगा दिया। हमारे यहाँ जो जितने बैठे हुए हमारे चर्चा में भाग ले रहे हैं, उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया आपके मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बॉडी लैंग्वेज को लेकर के, कि वो जब चलते हैं लगता ही नहीं है कि एक प्रदेश का प्रशासक, एक शासक, एक मुख्यमंत्री चल रहा है। चूंकि हम लोगों ने आरंभ में चर्चा की आपके प्रधानमंत्री, जो पुराने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उनके विषय में कहा जाता था कि वो एक पपेट मुख्यमंत्री, चीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हुए हैं, उनको कठपुतली की तरह काम किया। आप क्षमा करेंगे, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि बात महाराष्ट्र की है, बड़ी पीड़ा के साथ हमें दोहराना पड़ता है कि बिल्कुल उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हमारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब ने भी कुछ ऐसे दिख रहे हैं जैसे उनकी जो बागडोर है कहीं और है और किसी की सारे पर वो चलते हैं, स्वयं निर्णय नहीं ले पाते। अब आप सुनिए, आप मेरी बात, बिल्कुल आप निर्णय की बात कर रहे हैं और जिस प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे, सुनिए आप। हाँ, सुनो जवाब ले लीजिए। जी।
आप जो है मनमोहन सिंह जी के बारे में जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं, जी, जी। आपको जानकर हैरत हो कि दुनिया में वो अकेला प्रधानमंत्री है जिसने भारत को पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन किया। और हाँ, बिल्कुल जानकारी के लिए बिल्कुल, कि पहला बजट जो अभी पूरे की नई सरकार पूरे की, संसार उस बजट पे भी चर्चा करने के लिए भारत के मंत्री आपके अरुण जेटली जी उनके दरवाजे पर गए थे। अगर आपको जानकारी नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना बहुत आसान है, निजामुद्दीन लेकिन जी, जब आप उनके निजामुद्दीन कार्यों को जी, देखेंगे, निजामुद्दीन जी, आज हमें जिन जानकारी, परियोजनाओं का सुनिए आप, हाँ, निजामुद्दीन रैन को सुनिए आप। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आप पहले सुनिए, बोलिए, सुन रहे हैं। आज जिन योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं, ये सारी योजनाएं किसने बनाई? ये 5-7 दिन में बन गई। ये जितने डेवलपमेंट में अभी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, ये किसने बनाए? ये बीजेपी ने बनाए या सेना ने बनाए? का जवाब दे दीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप उनसे पूछिए कि ये योजनाएं किसने बनाई। ये अभी रेलवे का उधमपुर से जो गया, ये किसने किया? नासा के सोर्स को कौन लाया? देश में डेवलपमेंट कौन लेकर आया? आज जहां जहां ये जाकर बातें कर रहे हैं, जितने उद्घाटन कर रहे हैं, ये किसकी देन है? ये लाने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसी बातें करना, आरोप लगाना बहुत आसान है। ठीक है, मैं आपने निजामुद्दीन जी 2 बातें कही। मैं आपको नगर पालिका की भी बता रहा हूँ। नहीं, अब इस समय हमारे पास समय खत्म हो रहा है। आपने बॉडी लैंग्वेज, आपने 2 महत्वपूर्ण बातें लिए किसी से बॉडी 2 लैंग्वेज बातें आपने आता। 2 महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। एक, आपने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कहा उन्होंने पूरे संसार में देश का नाम ऊंचा किया। जी हाँ, बिल्कुल किया। संसार के संसार के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूची में भारत का नाम ला दिया, यह आंकड़ा मौजूद है। दूसरी बात, जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री या मंत्री जिन योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, बिल्कुल आपके समय में शुरू हुआ, लेकिन आपकी शिथिलता के कारण विलंब हुआ, जिसका फायदा उठा करके आज उद्घाटन ये करें। आप इसका पूरा नहीं कर पाए, आप पूरा नहीं कर पाए, है ना? आप फिर सुन लीजिए, ये भारत की जनता है, आप सुनिए। हाँ, ये भारत की जनता है। अभी बाई इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी से 3 बाई इलेक्शन हो चुके हैं, तीनों में उनको मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए झूठी बातें प्रचार करके और सिर्फ बीजेपी ने मीडिया के माध्यम से झूठे प्रचार करके देश की जनता को गुमराह किया। अभी जितने बाई इलेक्शन आ रहे हैं, हर बाई इलेक्शन में उनको मुंह की खानी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के आरोप लगाना किसी पर बहुत आसान है, लेकिन सामने आपका झूठ दिखाता था क्या? आपकी बात से मैं बिल्कुल, आपके सामने निजामुद्दीन जी, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जनता सब कुछ जानती है, सब देखती है और वो किसी को बख्शती नहीं है। अगर ये वर्तमान सरकार बिल्कुल देगी, बाई इलेक्शन में जनता ने जवाब दिया। तो ये विषयांतर हो गया, लेकिन आपकी बात से तो कि अगर ये गलती करेंगे, 3 महीने में अगर ये हालत कर दिया देश की, आज तो आगे भी ऐसा होगा। लेकिन हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारा समय चूंकि समाप्त हो रहा है, हमारी चर्चा के केंद्र बिंदु में महाराष्ट्र, मुंबई था, और यह निष्कर्ष पहुंचने में हमें दिक्कत नहीं होती है कि जो महाराष्ट्र सचमुच पूरे देश ने, पूरे संसार के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु था, आज उस महाराष्ट्र के अस्तित्व पर सवालिया निशान लग रहा है। और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को कहीं हम लघु राज्य कहने को मजबूर न हो जाए। और इसका दोष अगर 90% दोष जाता है तो इस वर्तमान वहां के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार का है, जिसके मुख्यमंत्री हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं। उन्होंने अगर इस कार्यक्रम को देखा है या किसी जानेंगे तो अभी भी समय है, अभी भी चेत जाए। अन्यथा जनता, जैसे कि उनके प्रतिनिधि, उनके प्रवक्ता निजामुद्दीन साहब ने कहा, जनता सब कुछ देखती है, सब कुछ जानती है, सब समझती है और सही समय पर अपना फैसला सुनाती है, जो अगले 2 महीने में शायद चुनाव देगी। आज की चर्चा में ही समाप्त करते हैं। आप सभी का, समरन जी, पेंडरकर जी, हुड्डा जी, निजामुद्दीन जी, वायकर जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज चर्चा में आपने भाग लिया। आज की समाप्त है। कल हम फिर मिलेंगे राजचक्र में इसी समय एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत। तब तक मैं इजाजत दे दीजिए। नमस्कार।